हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी दोस्तों आपका स्वागत है। ठीक है, तो हमने चला रखा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का। ठीक है, हिस्ट्री का बैच है, मतलब ऐसे तो कंप्लीट बैच है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसकी हमने 3 वीडियो हमने कवर कर ली थी और ये हमारी कौन सी वीडियो है, वीडियो नंबर 4 है। और ये ऐसा ही नहीं कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बेनिफिट है, नहीं, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, या एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी अगर आपका जीएस का टॉपिक आता हो तो वो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने क्या करा रखा है, कवर करा रखा है। तो आपको ये वीडियो क्या करनी है, पूरी देखनी है और उसके बाद हमें रिव्यू बताना है कि कैसी आपको वीडियो लगी। और इससे पहले की वीडियो, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे सीपीसी एकेडमी चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर हिस्ट्री की तीनों वीडियो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास नंबर 1, 2 और 3 देख सकते हैं। ठीक, तब ये वीडियो आपके लिए क्या होगी, 4th नंबर आपके लिए बेनिफिशियल होगी। क्यों? क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो हम कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं अबाउट द जीएस। क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो जीएस का टॉपिक आता है वो कितने नंबर का आता है, आपका 50 नंबर का आता है। और इस बार का जो हमारा टारगेट है वो टारगेट ये है कि हमें 50 में से कितने 45 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं। मतलब इस बार जो तैयारी करनी है वो पूरे में से पूरे नंबर की हमें करनी है। उस हिसाब से हम क्या है, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलने के लिए आपको विलंब बिल्कुल भी ना हो। चलो चलते हैं थोड़ा सा। अगर आपको हमसे कोई भी शिकायत है, हमसे कुछ भी पूछना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंस्टाग्राम चैनल पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, और आप हमें मैसेज कर सकते हैं अबाउट कुछ भी। ठीक है, स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसे एसएससी को क्रैक करें या दिल्ली पुलिस को क्रैक करें या यूपी पुलिस को क्रैक करें, या आप कैसे यूपी पुलिस को क्रैक करने के लिए कोर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे किस पर, इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट के हम चलेंगे जी आज का हम महाजनपद काल के बारे में। ठीक, महाजनपद काल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो हिस्ट्री कर रहे हैं ये आपके लिए लॉट्स ऑफ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, क्यों? मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ के चल रहा कि आपको एग्ज़ाम में आनी हो और आपको ना मिले। बस कष्ट आपको इतना करना है कि मैं आपको जैसे जैसे बोल रहा हूँ आपको उसको अपने नोट्स में आपको क्या करना है, लिखना है। कभी आप ये सोचो कि बुद्ध वाली तरह आप बैठ जाओ और आप क्या करने लगो, बस वीडियो को सुनने लगो, नहीं। जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे आपको लिखना है। और एक बार आपने वीडियो देख ली और लिख लिया और उस नोट्स का रिवीजन कर लिया तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। ये मेरा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि मैं कहानी की तरह आपको समझा रहा हूँ। जैसे अगर हम बात करें महाजनपद काल की, तो महाजनपद काल मैंने बताया था कि भारत में उस समय टोटल कितने महाजनपद काल थे, तो आप बोलोगे जी 16 महाजनपद काल थे। महाजनपद कालों में हमने देखा कि सबसे जो महत्वपूर्ण महाजनपद काल था वो था जी आपका मगध। कौन सा महाजनपद काल था? मगध। और मगध की मैंने तुम्हें राजधानी भी बताई थी कि मगध की राजधानी थी राजगृह। कौन सी राजधानी थी? राजगृह। ठीक, राजगृह में राजा का घर। और हम मगध को ही पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि जितने भी 16 के 16 महाजनपद थे, मतलब मगध से अलग 15, वो सारे के सारे बाद में किस में मिल जाते हैं, तो वो सब मिल जाते हैं मगध में। मगध कौन सा इलाका था जिसे आज हम बिहार पटना के नाम से जानते हैं, वो इलाका पहले मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक, और मगध में सबसे पहले हमने देखा, इसकी हमने देखी मगध में शासन करने वाले जो राजा थे उसकी हमने ट्रिक देखी, हसीन मसूक सा। क्या देखी जी? हसीन मसूक सा। सबसे पहले हमने पढ़ा था जी हर्यक वंश, और हर्यक वंश का मैंने क्या बताया था, संस्थापक आपका बताया था बिंबिसार। उसके बाद हमने देखा शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। उसके बाद में तीसरा वंश पढ़ा जी आपका नंदवंश। नंदवंश के बाद जो भी भारत पर 2 विदेशी आक्रमण हुए हैं, एक किसने करा था, साइरस ने करा था, और दूसरा किसने करा था, आपका सिकंदर ने करा था। उनको हमने पढ़ लिया था। तो आर्यक वंश हमने कवर कर लिया था। उसके बाद हमने शिशुनाग वंश कवर कर लिया था, हमने नंदवंश कवर कर लिया था, और नंदवंश के बाद हमने साइरस कवर कर लिया था, और उसके बाद हमने सिकंदर के बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हमने अब तक पढ़ ली थी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जी किसके बारे में, मगध के लास्ट, मतलब मगध के नेक्स्ट वंश के बारे में, जिसे हम बोलते हैं मौर्य वंश। या आज हम पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में। तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में मैं अगर बात करूं
तो ये भारत का जो हिस्सा है, यहाँ पर आपका क्या था, मौर्य डायनेस्टी थी आपकी, मौर्य वंश था। मतलब मैं इधर से देखता हूँ कि यहाँ से लेकर, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो वंश था ये मौर्य वंश के पास था उस समय। ठीक, मतलब पूरे के भारत में देखोगे, दक्षिणी भारत को छोड़कर, इतने हिस्से को छोड़कर पूरे के पूरे उस पर किसका कब्जा था, मौर्य एम्पायर का आपका कब्जा था, मौर्य वंश का कब्जा था। ठीक, अब मौर्य वंश कैसे आया, तो हमने लास्ट वंश पढ़ा था जी, नंद वंश। ठीक, और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। क्या नाम था जी, घनानंद। अब घनानंद क्या कर देता है, एक बार चाणक्य जो है घनानंद से मिलने आए और चाणक्य उन्हें क्या कर देता है, बड़ी दरबार में से उनकी बेइज्जती करके जो है उन्हें निकाल देता है। तो चाणक्य गुस्सा होकर चले जाते हैं और रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य पहले किसी भी राजा के बैकग्राउंड से नहीं था। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से पूछते हैं कि राजा बनोगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर देता है, हाँ कर देता है। और चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य जो हैं वो किसकी हत्या कर देते हैं, तो घनानंद को मार देते हैं और चंद्रगुप्त क्या बन जाता है, आपका राजा बन जाता है। क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। ठीक है, और मौर्य वंश की क्या कर देता है, स्थापना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो आप क्या आंसर दोगे, कि आंसर दोगे जी आपका कौन, चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपका मौर्य वंश का संस्थापक है। ठीक, अब मौर्य वंश जैसे ही चंद्रगुप्त राजा बना, उसने अपना प्रधानमंत्री किसे बना दिया, चाणक्य को। चाणक्य का बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है, तो विष्णुगुप्त चाणक्य का बचपन का नाम है, और कौटिल्य जो है चाणक्य के बचपन का नाम है, कौटिल्य और आपका कौन, विष्णुगुप्त। चाणक्य की पुस्तक बड़ी फेमस है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, तो अर्थशास्त्र जो है आपकी चाणक्य की पुस्तक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ही राजा बने, तो एक सिकंदर का सेनापति था, स्थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर कौन सा सेनापति था भैया, स्थल सेनापति था। लेकिन जैसे ही इसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारा था, तो घनानंद की पुत्री थी दुधर्रा। कौन थी, तो घनानंद की पुत्री का नाम था दुधर्रा। और चंद्रगुप्त मौर्य दुधर्रा से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। ठीक, और सेल्यूकस निकेटर ने क्या कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला कर दिया। लेकिन सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर उनसे खुश हो जाता है, और जब खुश होकर उन्हें कई चीज़ दान में देता है, जैसे पेरिस दान में दे देता है, और साथ में अपनी पुत्री, जिस पुत्री का नाम था हेलेना, क्या नाम था सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम, हेलेना का विवाह किससे कर देता है, तो हेलेना का विवाह कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य से हेलेना का विवाह कर देता है, तथा अपने, क्या नाम था इसका, राजदूत नाम था। तो राजदूत जो है, इनके राजदूत का नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज, तो मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर छोड़ देता है कि तुम यहीं रहो। और मेगस्थनीज क्या करता है, एक पुस्तक लिखता है इंडिका। ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि इंडिका पुस्तक किसकी है, तो आप आंसर दोगे मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक, तो इंडिका पुस्तक किसकी है, मेगस्थनीज, जिसमें किस वंश के बारे में बताया गया है, मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताया गया है कि मौर्य वंश कैसा था, ये सब सारी चीज़ें कैसी थी। तो मौर्य वंश के बारे में बताया जाता है सेल्यूकस निकेटर। किसने बताया था, मेगस्थनीज ने। ठीक, और मेगस्थनीज भैया, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है, होता क्या है भैया, यहाँ पर मगध में आपका अकाल पड़ जाता है। तो जब अकाल पड़ा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक धर्म अपना लिया था, जैन धर्म। ठीक, और जैन धर्म का एक राजा था बृहदबाहु। क्या राजा था, बृहदबाहु। तो बृहदबाहु से भैया क्या हो गए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। और बृहदबाहु के साथ जब अकाल पड़ा, तो अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी सौंप कर, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, और कहाँ चले गए, आपका कर्नाटक में एक जगह पड़ती है श्रवणबेलगोला, वहाँ पर ये आपका चले गए। और वहीं पर जाके चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 BC में क्या कर दिया जी, प्राण त्याग दिए। ठीक, और कहाँ रोके थे, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिए, प्राण त्याग दिए। इतनी चीज़ याद रखनी है आपको, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक, उसके बाद राजा बना जी आपका कौन, तो राजा बनता है आपका कौन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, जिसका नाम था जी आपका कौन, बिंदुसार। देखो, बिंदुसार की अगर बात करें, तो बिंदुसार
कि माता का नाम क्या है, तो भैया घनानंद की पुत्री की थी दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा। तो दुर्धरा जो थी वो बिंदुसार की माता थी, ठीक। और चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार। अब हुआ क्या, बिंदुसार को ज़्यादा कुछ इसने करा नहीं। एक बार क्या हुआ, बिंदुसार के समय एक जगह पड़ती है यहाँ पर, कहाँ पर? तक्षशिला। क्या पड़ती है? अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान वाला इलाका जो है, ठीक है। तक्षशिला जो कश्मीर वगैरह का इलाका है, इतना इलाका कोई अफगानिस्तान में पहले इस समय था। कश्मीर या कश्मीर में कह सकते हैं, तक्षशिला में विद्रोह हुआ बिंदुसार के समय। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए ये यहाँ पर था, तो इसने सबसे अपने बड़े बेटे को भेजा, जिस बेटे का नाम था सुसीम। तो भैया सुसीम जाता है और इस विद्रोह को शांत करने में क्या कर देता है? क्या कर देता है? नाकाम रहता है। फिर बिंदुसार अपने दूसरे बेटे को अशोक को भेजता है। अशोक क्या है आपका, तक्षशिला जाता है और वहाँ पर जितने भी विद्रोही थे उन सब की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और भैया वापस आते समय जब यहाँ पर आया तो इसने एक शहर की स्थापना करी थी, श्रीनगर। तो श्रीनगर की स्थापना किसने करी? अशोक ने आपका करी थी, ठीक। और बिंदुसार के बाद आपका राजा जो बना है वो बना है जी आपका कौन? तो बिंदुसार के बाद राजा बना अशोक। तो अब हम पढ़ेंगे महाराजा अशोक के बारे में। देखो, मौर्य डायनेस्टी में दो ही राजा सबसे बड़े हुए हैं, एक आपका चंद्रगुप्त मौर्य और एक आपका अशोक। देखो, अशोक की अगर मैं बात करूं तो अशोक जो था, अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में आपका हुआ था। ऐसा माना जाता है कि अशोक जो है अपनी राजगद्दी पर बैठा था 269 बीसी में राजा बना। और क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो बौद्ध धर्म वाले कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, जब जाके वो अशोक को क्या मिली थी? राजगद्दी मिली थी, ठीक। और 299 जब राजा बना, ठीक तब से 8 साल बाद, ठीक, इसने क्या कर दिया? इसने 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर क्या कर दिया जी? आपका आक्रमण कर दिया। कलिंग जो है उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग है। जिसे हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, उसे हम पहले किस नाम था उसका? तो उसका नाम था कलिंग, ठीक। तो कलिंग पर अशोक ने हमला कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जो कलिंग का युद्ध था, अशोक को वहाँ के हाथी पसंद आए थे, तो अशोक ने हाथियों को पाने के लिए कलिंग पर युद्ध कर दिया। कलिंग युद्ध के बारे में हमें कैसे पता चला? तो भैया एक खारवेल जो है, खारवेल ने एक हाथी गुम्फा अभिलेख लिखा है, जिससे हमें कलिंग युद्ध के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और कलिंग युद्ध जो है वो अब तक का सबसे भीषण युद्ध था। और जब कलिंग युद्ध करा था तो उस समय कलिंग का जो राजा था वो था जी नंदराज। क्या नाम था जी? नंदराज था। अब अशोक ने क्या कर दिया? कलिंग को जीत लिया। और जब वो युद्ध स्थल में गया, कौन? अशोक, तो उसने बच्चे मरे हुए देखे, बूढ़े मरे हुए देखे, विकलांग व्यक्ति मरे हुए देखे। तो हुआ क्या? अशोक ने अपनी तलवार जो थी वो वहीं पर छोड़ दी, ठीक। और वहीं पर छोड़ दी और भैया घोषणा कर दी कि आज के बाद जो है मैं कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब नहीं लड़ी। अशोक जो था वो क्या रहने लगा जी? दुखी रहने लगा कि मैंने बहुत सारे मासूमों की क्या कर दी? हत्या वगैरह कर दी। अब हत्या कर दी तो अशोक हमेशा दुखी रहता था, ठीक। अशोक जब दुखी रहता था तो अशोक का एक भतीजा था जिसका नाम था निर्ग्रोध। अशोक उसे देखता कि भैया ये खुश क्यों है, तो वो एक बार निर्ग्रोध को उसने अपने पास बुलाया कि भैया मैंने तो इतना पाप कर दिया, उस पाप के भागीदार में तू भी तो है, लेकिन तू इतना खुश क्यों है? तो अशोक को जो निर्ग्रोध था उसका भतीजा, वो किसके पास ले गया? उपगुप्त के पास ले गया। अशोक जो है उपगुप्त से इतना प्रभावित हुए तो अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म आपका अपना लेता है अशोक। और अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा किसने दी थी? तो वो किसने दी थी जी? उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की क्या दी थी? शिक्षा दीक्षा आपकी दी। अब देखो, अशोक ने भैया कभी भी, अशोक का जो ये बौद्ध धर्म था उसका व्यक्तिगत धर्म था। कैसा धर्म था जी? व्यक्तिगत धर्म था। मतलब अशोक ने कभी भी किसी को ये नहीं थोपा कि तुम्हें, आपको क्या करना है, आपको यही धर्म आपका अपनाना है, ठीक।
अशोक ने कहा कि भैया जिसको जो धर्म अपनाना है वो अपना सकते हो। अशोक जो था वो सभी धर्मों की क्या करता था जी, सम्मान करता था। क्यों? अशोक का जो पिता था, जिसके पिता का नाम, अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अशोक का पिता जो था बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय को मानता था, और अशोक ने आजीवक संप्रदाय को भी क्या दी थी? दान में, गुफाएं आपकी दान में दी थी। अगर कोई आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार सबसे अधिक किसने करा, तो भैया वो आपका अशोक ने आपका किया है। फिर अशोक ने अपने जो उसका पुत्र था महेंद्र, अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और उसकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेज दिया था। ठीक, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने किसको भेज दिया? अपने पुत्र किसको? महेंद्र को, और अपनी पुत्री संघमित्रा को। ठीक, अशोक की अगर मैं बात करता हूँ तो भैया अशोक के 5 पत्नियां थी। अशोक के कितनी पत्नी थी? 5 पत्नी थी। और 5 पत्नियों में अशोक पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव था उसकी पत्नी का नाम था कारुबाकी। क्या नाम था जी? कारुबाकी। तो कारुबाकी का सबसे अधिक जो था अशोक पर प्रभाव था। ठीक, अशोक ने सोचा कि क्या मैं अपने मन की जो बातें हैं, ठीक है, पहले इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक वगैरह नहीं थी, तो अशोक ने सोचा जो मेरी मन की बातें हैं मैं अपनी प्रजा तक कैसे पहुंचाऊं। तो अशोक ने जो है अपने गुप्तचर भेज दिए। उसका एक गुप्तचर पहुंचा ईरान। ठीक, कहाँ पहुंचा? ईरान। तो ईरान का उस समय राजा था डेरियस। कौन सा राजा था? डेरियस क्या था? अपनी मन की बातों को किस तरह से? तो अभिलेखों से लिखता था, मतलब पत्थरों पर लिखकर अपनी बातों को प्रजा तक पहुंचाता था। तो अशोक को अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा मिली थी, या पत्थरों पर लिखने की जो प्रेरणा मिली थी, वो किससे मिली थी? डेरियस से मिली। कौन सी से मिली? डेरियस से आपका अशोक को क्या मिली थी? अभिलेख लिखने की प्रेरणा आपकी मिली। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि या मैं अगर तुमसे पूछूं कि विश्व में सबसे पहले अभिलेख के साक्ष्य किससे मिले थे, तो कौन था? तो भैया विश्व का पहला शासक जिसने अभिलेख के साक्ष्य मिले हैं तो वो था डेरियस। कौन था जी? डेरियस। तो अशोक ने डेरियस को कॉपी करा और भैया अशोक ने लिखवाने स्टार्ट करे अभिलेख। अब देखो 3 चीज आपको मिलेंगी यहाँ पर। एक मिलेगा अभिलेख, ठीक, एक आपको नाम मिलेगा शिलालेख, और एक मिलेगा जी आपका स्तंभ लेख। अभिलेख क्या होता है? पत्थरों पर लिखना अभिलेख कहलाता है। शिलालेख क्या होता है? बड़े पत्थरों पर लिखवाना शिलालेख होता है, और ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर लिखवाना स्तंभ लेख होता है। ठीक, अशोक ने अभिलेख लिखने की जो भाषा इस्तेमाल करी है वो प्राकृत भाषा इस्तेमाल करी है। कौन सी भाषा इस्तेमाल करी है? प्राकृत। ठीक है, प्राकृत लिपि का इस्तेमाल करा है, लेकिन प्राकृत भाषा में अशोक ने 4 लिपियों का आपका निर्माण करा है। ठीक, अब अशोक की जो भाषाएं थी, अगर मैं बात करूं, अशोक ने सबसे पहले प्राकृत भाषा की भाई सबसे पहले लिपि का इस्तेमाल करा था ब्राह्मणी लिपि का। कौन सी लिपि का? ब्राह्मणी लिपि का। दूसरी जो लिपि थी अशोक की वो थी खरोष्टी। कौन सी लिपि थी? खरोष्टी। तीसरी लिपि थी अरमाइक लिपि। कौन सी लिपि थी? अरमाइक लिपि। और चौथी लिपि ले रखी थी अशोक ने ग्रीक लिपि। ठीक, कौन सी लिपि? ग्रीक लिपि। अब अगर मैं बात करूं तुमसे कि भैया ब्राह्मणी लिपि, भाई अशोक के जितने भी भारत में अभिलेख या शिलालेख मिले हैं वो सब किस लिपि में हैं? तो आप आंसर दोगे ब्राह्मणी लिपि में। ठीक, उसके बाद अशोक के जितने भी अभिलेख पाकिस्तान में हैं वो किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में। और अशोक के जितने भी अभिलेख आपका अफगानिस्तान या ग्रीक लिपि में है वो सब कहाँ है? आपका अफगानिस्तान। तो भारत में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि का, और अफगानिस्तान में अरमाइक और ग्रीक लिपि का आपका प्रयोग करा। अशोक ने जितने भी अभिलेख मिले हैं उन अभिलेखों को पढ़ने की जो सबसे पहले मतलब किस व्यक्ति ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, तो 1837 में एक अंग्रेज आता है जिसका नाम है जी जेम्स प्रिंसप। क्या नाम है जी? जेम्स प्रिंसप। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? पहला व्यक्ति कौन था? ठीक है,
तो वो था जी आपका जेम्स प्रिंसप। कौन था जी? जेम्स प्रिंसप। देखो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, अधिकतर अभिलेखों में अशोक ने अपना नाम बताया है देम क्या नाम बताया है जी? थोड़ा सा देम नाम प्रियदर्शी। क्या बताया है? देम नाम प्रियदर्शी। अब देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है? देखो देवनाम प्रियदर्शी का होता है देवताओं का प्रसन्न। ठीक है, मतलब अशोक के जितने भी अभिलेख मिलेंगे, अधिकतर अभिलेखों में अशोक का क्या नाम मिलता है? तो देव नाम प्रियदर्शी मिलता है। लेकिन दो अभिलेख ऐसे हैं, एक तो है जी आपका एमपी का, कौन सा है? एक थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है, एक अभिलेख है जी एमपी का आपका, ठीक है, गुजरा अभिलेख है। ठीक, उसके बाद एक अभिलेख पड़ता है जी आपका कर्नाटक का मास्की अभिलेख, जहां पर अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक ही आपका मिलता है। ठीक, चलो थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। अब हम कुछ बात करेंगे अभिलेखों की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? अभिलेखों की बात हम करेंगे। तो अभिलेखों की बात करें तो सबसे पहले जो मैं अभिलेख इस्तेमाल करने वाला हूं, तो उस अभिलेख का नाम है रूमनदेही अभिलेख। कौन सा है जी? रूमनदेही अभिलेख। रूमनदेही अभिलेख जो है, बेसिकली मैं बात करूं तो ये अरमाइक लिपि में लिखा हुआ है, और अरमाइक लिपि से आप समझ गए होंगे कि यह अभिलेख कहाँ पर होगा? अफगानिस्तान में। और सबसे छोटा अभिलेख अगर कोई आपसे पूछे कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो आप आंसर दोगे जी कि रूमनदेही जो अभिलेख है, ठीक है, ये रूमन है, रोमन नहीं है, रूमनदेही अभिलेख जो है वो आपका सबसे क्या है? सबसे छोटा अभिलेख है। ठीक, और सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रूमनदेही अभिलेख। अब हम बात करते हैं कौशाम्बी अभिलेख। देखो कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक, अशोक की एक पत्नी थी कारूबाकी, जो अशोक की 5 पत्नी थी, और सबसे फेवरेट पत्नी जो थी अशोक की कारूबाकी थी। ठीक है, तो कारूबाकी ने जितने भी दान दिए हैं वो किस अभिलेख में उसकी चर्चा है? तो उसमें चर्चा है जी आपका किसकी? कौशाम्बी अभिलेख की। मतलब अशोक की पत्नी के दान की चर्चा किस अभिलेख में है? कौशाम्बी अभिलेख में। और उसकी पत्नी के चर्चा है तो भैया इस अभिलेख को रानी अभिलेख भी आपका कहते हैं। तो किस अभिलेख को रानी अभिलेख कहते हैं? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब दो अभिलेख ऐसे आते हैं, टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। क्यों भैया? टोपरा अभिलेख जो था वो हरियाणा में था, ठीक, और मेरठ अभिलेख आपका कहाँ पड़ता है? यूपी में। ठीक, तो अभी हम तुगलक वंश में आगे पढ़ेंगे तो एक राजा होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक, कौन राजा होगा? फिरोज शाह तुगलक। इसने हरियाणा से टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख को उठवाकर दिल्ली ले आया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि अशोक के किस अभिलेख को, ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले आया था? तो एक तो टोपरा अभिलेख है और एक कौन सा है? मेरठ अभिलेख है, जिसमें फिरोज शाह तुगलक जो था वो इसके अभिलेखों को वो कहाँ ले आया था? आपका मेरठ आपका ले आया था। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अशोक के अभिलेख की प्रथम अभिलेख की। देखो प्रथम शिलालेख की या प्रथम अभिलेख बात है भाई। अशोक के अगर मैं शिलालेख की बात करूं, प्रथम शिलालेख या अभिलेख, ध्यान रखना भाई, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, सबसे पहले अभिलेख लिख रहा है तो भैया सबसे पहले अशोक ने भैया युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध 261 BC में। तो इसने कहा कि भैया अहिंसा का पालन करना है, मतलब बिल्कुल भी युद्ध नहीं लड़ना है। तो किस अभिलेख में अशोक ने अहिंसा पर बल दिया कि भैया युद्ध बुद्ध ना लड़ो, इसमें कुछ ना रखा है? तो भैया कौन सा अभिलेख है? तो प्रथम अभिलेख है। ठीक, दूसरे अभिलेख में क्या कर दिया? इसने बोला है भैया चिकित्सा पर बात करी है, और चिकित्सा भी किसकी? पशुओं की, कि भैया पशुओं की चिकित्सा वगैरह करो। ठीक है, तो इसमें किस वंश या किस अभिलेख में, किस शिलालेख में पशुओं की चिकित्सा की बात है? तो ये आता है जी आपका दूसरा अभिलेख। और दूसरा अभिलेख में ही इसने चेर वंश को केरल पुत्र भी आपका कहा है, वो बाद में हम पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है जी आपका 8वां अभिलेख। कौन सा अभिलेख है जी? 8वां अभिलेख है। और 8वें अभिलेख में अशोक ने भैया बौद्ध धर्म की धम्म यात्रा की चर्चा की है।
तो किस अभिलेख में अशोक ने धम्म यात्रा की चर्चा की है? तो वो करी है जी आपकी किसने? 8वें शिलालेख में। ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं 13वां अभिलेख या शिलालेख, तो भैया 13वां शिलालेख जो है अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है, क्योंकि इसमें किस युद्ध की चर्चा है? कलिंग युद्ध की चर्चा है, कि उसने क्यों कलिंग युद्ध करा, इन सब की चर्चा किस अभिलेख में है? तो भैया आपके 13वें शिलालेख में। तो कलिंग युद्ध की चर्चा किसमें है? तो भैया 13वें शिलालेख में आपके कलिंग युद्ध की चर्चा आपकी है। ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं अशोक के अभिलेखों की, तो भैया अशोक के समय अगर मैं सैन्य व्यवस्था की बात करता हूँ, तो भैया अशोक के समय जो थी सेना जो थी वो बहुत ज़्यादा विशाल थी। मतलब मौर्य वंश से पहले हमने क्या पढ़ा था? नंद वंश था। तो नंद वंश से 3 गुना सेना जो थी वो आपकी अशोक के समय थी। अशोक के समय जो भैया भूमि वगैरह होती थी, उस भूमि को हम सीता भूमि के नाम से भी आपका जानते थे। ठीक। अशोक के अधिकारियों को, जो अशोक के अधिकारी होते थे, उन्हें तीर्थ या महामात्रा कहा जाता था। मतलब अशोक के जो अधिकारी होते थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था या महामात्रा कहा जाता था। और अशोक के जो अधिकारी थे उस समय टोटल 18 अधिकारी थे। ठीक। और अशोक की अगर मैं बात करूं कि भैया, ठीक है, जैसे सीता अध्यक्ष क्या होता था? मैंने बताया कि भूमि को क्या बोलते थे भैया? सीता भूमि कहते थे। ऐसी भूमि को संभालने वाले को बोलते थे सीता अध्यक्ष, जिसके पास क्या होता था? कृषि विभाग आपका होता था। ठीक। मौर्य काल में जो भवन होते थे वो आपका लकड़ी के बने होते थे। कैसे भवन होते थे? लकड़ी के भवन होते थे। कैसे भवन होते थे? लकड़ी का। अशोक ने, हमें ध्यान होगा कि एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में। ठीक। मध्य प्रदेश में अशोक ने एक स्तूप बनवाया था, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप अशोक ने कौन सा स्तूप बनाया? सांची का, जो सबसे बड़ा क्या था आपका? स्तूप है। और अशोक ने सारनाथ में, ठीक है, अशोक ने यूपी में एक जगह पड़ती है सारनाथ। ठीक। सारनाथ में अशोक ने क्या करा? एक अशोक स्तंभ का निर्माण करा। ठीक। अशोक स्तंभ, ठीक है, जो आप देखते होंगे किसी की वर्दी पर लगा मिलता है अशोक स्तंभ, जिसमें कितने शेर होते हैं? 4। और एक साथ कितने दिखाई देते हैं हमें? 3 दिखाई देते हैं। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी क्या है? अशोक स्तंभ है, जिसका निर्माण किसने करा है? अशोक ने करा था। और ये कहाँ करा था? सारनाथ। सारनाथ वही जगह है जहाँ पर अशोक ने जो है, सॉरी, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश आपका दिया है। ठीक। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेता हूँ। ठीक। अशोक जो अभिलेख लिखने की प्रेरणा मिली थी, या मैं कह दूं कि अशोक ने जो अभिलेख लिखे हैं, पर जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया है वो उसने उत्तर प्रदेश की एक जगह पड़ती है जी आपकी चुनार। तो चुनार से जो है अशोक ने क्या मंगाए थे? पत्थर मंगाए थे। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला जो पहला व्यक्ति था वो जेम्स प्रिंसप था। और उसने कब पढ़े थे? 1837 में आपका पढ़े थे। अशोक ने अभिलेख लिखने में किस भाषा की प्राप्त की है? प्राकृतिक भाषा की। और इसने 4 लिपियों का इस्तेमाल करा है। खरोष्टी, पाकिस्तान में जितने अभिलेख मिलते हैं किस लिपि में है? आपका खरोष्टी में है। अरमाइक है ये, अरमाइक। ठीक है, अरमाइक लिपि में। तो भैया कहाँ? अरमाइक और ग्रीक लिपि अफगानिस्तान में मिलते हैं। और आपका कौन सी लिपि आती है? उसके बाद आती है ब्राह्मणी। ठीक है, और ब्राह्मणी लिपि के साक्षर कहाँ मिलते हैं? भारत से। कहाँ से मिलते हैं? भारत से। ठीक। अब देखो होता क्या है, हुआ ऐसा कि भैया थोड़ा सा आगे बढ़ सकता हूँ। 305 ईस्वी में तो हमने पढ़ा था अशोक का जन्म हुआ था। 232 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, बीसी में पाटलिपुत्र में क्या हो जाता है? अशोक का जन्म हो जाता है। क्या हो जाता है जी? अशोक का जन्म हो जाता है आपका 232 ईसा पूर्व में अशोक का पद। और अशोक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था, जिसका नाम था कुणाल। ठीक। कुणाल क्या है? राजगद्दी पर बैठा। और अशोक के बाद जितने भी राजा बने हैं कोई भी योग्य राजा नहीं था। ठीक। सारे राजा कैसे थे? अयोग्य। और मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था। कौन सा था जी? बृहद्रथ था। क्योंकि भैया इतिहास जो रखता है वो हमेशा योग्य राजा को याद रखता है। तो मौर्य वंश का प्रथम राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, और लास्ट राजा कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है। और बृहद्रथ को, ठीक है, बृहद्रथ जो था एक कमजोर और एक अयोग्य राजा था। क्यों? क्योंकि इस पर आक्रमण करके एक कलिंग नरेश, उस समय कौन था?
खारवेल था, ठीक है। खारवेल ने क्या करा, बृहद्रथ पर हमला करा और उससे जो था कलिंग को मगध से क्या कर लिया था, स्वतंत्र कर लिया था, ठीक। और बृहद्रथ का एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था जी, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग जो है वो क्या करता है, बृहद्रथ को मार देता है। एक बार क्या कहा कि राजा को क्या करने ले गया, वो सेना का निरीक्षण करने ले गया और निरीक्षण करने के दौरान उसने बृहद्रथ की क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उसने एक वंश या एक डायनेस्टी की स्थापना कर दी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, शुंग वंश के नाम से आपका जानते हैं। अब देखो मौर्य वंश क्यों आपका समाप्त हुआ, क्यों अशोक के बाद कोई राजा योग्य नहीं था, क्योंकि देखो अशोक ने सबसे ज़्यादा जो था वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करा है। मतलब उसने इतना धन लुटाया था कि राजकोष जो था आपका खाली हो गया। और जितने भी उसके बाद राजा आए थे उन्होंने किसी ने भी राजकोष भरा नहीं गया, क्योंकि अशोक ने इतना धर्म जो था, इतना धन जो था अपने साम्राज्य से लुटा दिया था। तो सारे राजे जो थे वो अयोग्य कहलाए गए और मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन हुआ, बृहद्रथ, ठीक। आई होप आपको मौर्य वंश जो है वो आपको क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक। तो भैया बृहद्रथ को मानने के बाद पुष्यमित्र शुंग जो था उसने कौन सा वंश स्थापना कर दी, शुंग वंश। तो मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कौन सा था, मतलब क्षत्रिय नहीं थे ये, वो कौन सा था जी, आपका शुंग वंश था। कौन सा था जी, आपका शुंग वंश। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले इसने अपनी राजधानी जो थी वो बना दी जी, अपनी विदिशा को इसने अपनी राजधानी बनाया। और दूसरी राजधानी जो है इसने जो था दूसरी राजधानी, ठीक है, वो पाटलिपुत्र को आपका बनाया था, ठीक। पुष्यमित्र शुंग की अगर बात करी जाए तो भैया एक कट्टर ब्राह्मण था। और ब्राह्मण होने के बाद इसे बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा नफरत थी। तो इसने बौद्ध की जितनी भी मूर्तियाँ थी, मठ थे, उनको क्या करवाया, जिसने तुड़वाने का काम आपका करा था। लेकिन हुआ क्या था भैया, एक बार जो था मध्य प्रदेश में, ठीक, जहाँ ये तोड़ा स्तूप तोड़ने गया, लेकिन वहाँ पर इसको पकड़ लिया गया। तो इसने जो था मध्य प्रदेश का जो आपका सांची का स्तूप था, वहाँ की जो खिड़कियाँ थी वो क्या करवानी पड़ी, इसे तांबे की आपकी करवानी पड़ी थी, ठीक। उसके बाद होता क्या है, ठीक, इसके समय जो थी एक ग्रंथ है आपका जातक ग्रंथ, ठीक है। जातक ग्रंथ की जो रचना है वो किसके समय हुई थी, तो पुष्यमित्र शुंग के समय हुई थी, ठीक। और इसके समय ही पतंजलि ने, ठीक, इसके समय ही पतंजलि ने भैया महाभाष्य लिखा था। तो महाभाष्य के रचयिता कौन है, पतंजलि है, ठीक। और इसके समय ही मनु ने मनुस्मृति आपकी लिखी थी। मनुस्मृति की रचना किसने करी है, मनु ने करी है, ठीक। और इसके समय दो यमन से आक्रमण हुए थे, मतलब पुष्यमित्र के समय दो यमन आक्रमण हुए, जिसमें जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, ठीक है, क्या नाम था जी उसका, तो पुष्यमित्र का पुत्र का बेटा का नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था जी, अग्निमित्र। अग्निमित्र क्या करता है, उन दोनों यमन आक्रमण को क्या कर देता है, ध्वस्त कर देता है, ठीक। और यमन आक्रमण, सबसे पहला जो यमन आक्रमण करा था, ठीक है, वो करा था जी आपका डेमेट्रियस ने। अभी हम पढ़ेंगे भी इस चीज़ को पूरा, ठीक है। तो इस राजा याद रखना है। तो पहला यमन आक्रमण किसने करा था, डेमेट्रियस ने। और डेमेट्रियस के बाद दूसरा आक्रमण करा था मियांडर। कौन था जी, मियांडर। मियांडर और डेमेट्रियस को दोनों को हराया था अग्निमित्र ने। और जब मियांडर वापस लौट रहा था तो इसे एक बौद्ध भिक्षुक मिला जिसका नाम था नागसेन। नागसेन ने भैया इसका दुख का कारण पूछा, ठीक है, और कहा कि भैया क्यों दुखी हो। तो नागसेन को ये कहता है कि भैया मैं हार गया। तो नागसेन ने इसे कौन सा धर्म बढ़ा दिया, बौद्ध धर्म। और जाते जाते इसने कौन सा धर्म अपना लिया जी, बौद्ध धर्म अपना लिया। इस बात की हमें कैसे पता चला कि इसने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो नागसेन की पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्नो। कौन सी पुस्तक है जी, मिलिंद पन्नो जो है वो नागसेन की पुस्तक है, जिसमें भैया इसने बताया भी था कि मैंने मियांडर को कौन सा धर्म अपना लिया जी, आपका कौन सा, बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ठीक, हुआ क्या कि
अग्निमित्र जो था, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो था, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। भैया अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ होता है कि भैया घोड़ा वगैरह छोड़ देते थे और जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक राजा का आपका वर्चस्व होता था। ठीक, उसके बाद एक यमन आक्रमण और था। एक राजा था यमन का हेलियोटोडस। हेलियोटोडस हेलियोटोडस जो था राजा था, और उसने जो है अपने एक क्या कर दिया, अपना एक राजदूत जो है वो आपका दरबार में भेज दिया। और जब दरबार में भेजा, ठीक है, तो वो जब आया तो उस समय राजा था भागव्रत। भागव्रत आया और उसने देखा कि यहाँ पर सब क्या कर रहे थे, सब आपका एक धर्म को अपना रखा था सबने, मतलब भगवान विष्णु की क्या करते थे, सब पूजा वगैरह आपका करते थे। तो उसने कौन सा सब कुछ छोड़ छाड़ कर, दूध दाध छोड़ छाड़ कर उसने कौन सा धर्म अपना लिया, भागवत धर्म आपका अपना लिया। और पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वो था जी आपका देवभूति। कौन सा था जी, देवभूति। तो शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, देवभूति था। और शुंग वंश का संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक, और पुष्यमित्र शुंग पर 2 यमन आक्रमण होते, डेमेट्रियस और मियांडर ने। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है इससे। अब हम देखो तीसरा वंश स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कर्णव वंश। कौन सा जी, कर्णव वंश। कर्णव वंश ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, क्यों, क्योंकि कर्णव वंश से कुल मात्र जो थे 4 ही राजा हुए हैं। तो कर्णव वंश के कितने राजा थे, मात्र 4। बस याद रखना है कर्णव वंश का संस्थापक कौन था। तो भैया कर्णव वंश का संस्थापक था वासुदेव। क्या नाम था जी, वासुदेव, जिसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। और कर्णव वंश का जो लास्ट राजा था उस राजा का नाम था सुशर्मा। कर्णव वंश का अंतिम राजा कौन था, सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या सिमुख कर देता है और भैया एक नई डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है सातवाहन वंश की, जो कि हम पढ़ने वाले हैं कल। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, सबसे पहले तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, चैनल को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, यही आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। दूसरी चीज़, वीडियो अच्छी लगती है तो भैया बस आपको एक ही काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना, ना मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ कुछ। वीडियो को क्या करना है, शेयर कर देना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों को, जो भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, ठीक है, मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस हो, ठीक है, आपका एमपी पुलिस हो, तो मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें क्या कर देना, वीडियो शेयर कर देनी है। ये आप पर क्या है, अब मैं आप पर छोड़ देता हूँ। ठीक, दूसरी चीज़ भैया, सिर्फ वीडियो को देखना ही देखना नहीं है, इसके नोट्स भी आपको बनाने हैं, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो इतने नोट्स आपको सफिशेंट हैं, बाकी चीज़ आपको कुछ भी याद नहीं रखनी है। इतना काम अगर आपने कर लिया तो आपको कोई भी कंपटीशन से बाहर नहीं रख सकता। अगर आपके नंबर जो आएंगे वो कंप्लीट में से कंप्लीट ही आएंगे, क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ आपकी नहीं छोड़ी है। कभी आप सोचो कि यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है तो भैया एम ही पढ़ाया जा रहा होगा, नहीं। ये जो कंटेंट है ये पूरा का पूरा पेड कंटेंट है, जिसे मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो बस इतनी थोड़ा सा आपको क्या करना है, बस वीडियो को शेयर आपका करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों तक पहुँचानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।